नमस्ते। यज्ञ आश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका यज्ञ मित्रा और ये है हमारे 45 दिवसीय संस्कृत व्याकरण कोर्स के पहले दिन का दूसरा भाग। पार्ट 1 में हमने वर्णमाला से जान पहचान की थी और आज उसी ज्ञान की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बल्कि साइंटिफिक है। तो चलिए इसकी नींव को और भी मजबूत करते हैं। अच्छा, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने इस व्याकरण का कोई सीक्रेट कोड हो सकता है? मतलब एक ऐसी मास्टर की जिसके बिना महर्षि पाणिनि के बनाए इस विशाल ज्ञान के महल में एंट्री ही ना मिले। जरा सोचिए इस बारे में। तो सीक्रेट कोड का नाम है महेश्वरा सूत्रज। जी हाँ, यही है पाणिनि व्याकरण का प्रवेश द्वार, अ गेटवे टू ग्रामर। इन 14 सूत्रों को समझे बिना व्याकरण के रहस्यों को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये व्याकरण की ABCDs हैं, लेकिन एक बड़े ही अनोखे और साइंटिफिक अंदाज में। और इनकी उत्पत्ति की जो कथा है ना, वो बेहद रोचक है। ऐसा माना जाता है कि जब महर्षि पाणिनि ने तपस्या की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर 14 बार अपना डमरू बजाया। उस डमरू से जो ध्वनियां, जो वाइब्रेशंस निकली, वही ये 14 सूत्र हैं। इसलिए ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये तो भाषा का एक डिवाइन ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नाद, एक ऐसी साउंड जिसमें पूरी वर्णमाला का विज्ञान छुपा हुआ है। तो ये रहे वो 14 दिव्य सूत्र। एक बात का खास ध्यान रखें, इन्हें इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में याद करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू के 4 सूत्रों का अभ्यास करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलने की कोशिश कीजिए। ऐ ओण, रे लिक, ए ओंग, ऐ औच। बहुत बढ़िया। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, हर सूत्र के एंड में एक हलंत वाला व्यंजन है। जैसे पहले सूत्र में ण, दूसरे में क। इन्हें कहते हैं इत संज्ञक वर्ण। अब ये इत वर्ण क्या बला है? सोच लीजिए, ये एक साइलेंट मार्कर है, या जैसे बॉर्डर पर एक पोस्ट लगा होता है ना, वैसा ही। जब हम वर्णों को गिनते हैं तो इसे काउंट नहीं करते। इसका बस एक ही काम है, आगे चलकर व्याकरण की शॉर्टकट्स बनाने में हमारी मदद करना। और वही शॉर्टकट्स कहलाते हैं प्रत्याहारा। प्रत्याहारा का सीधा सा मतलब है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना। महेश्वरा सूत्रों की जो असली पावर है ना, वो इन्हीं प्रत्याहारों को बनाने में है। ये सिस्टम इतना अनोखा पता है क्यों है? क्योंकि ये व्याकरण को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा बना देता है। आप इन्हें व्याकरण की जिप फाइल्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स को एक छोटे से फोल्डर में जिप कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये प्रत्याहारा बनता कैसे है? बहुत बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सूत्रों में से कोई भी पहला वर्ण उठा लीजिए। स्टेप 2, फिर उसके बाद आने वाला कोई भी आखिरी इट वर्ण चुनिए। स्टेप 3, दोनों को जोड़ दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, जब गिनती करें तो बीच में आने वाले सारे इट वर्णों को बस इग्नोर कर दीजिए, उन्हें गिनती में नहीं लेना है। चलिए एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। हमारा पहला और सबसे जरूरी एग्जाम्पल है अच। ये कैसे बना? सिंपल, हमने पहले सूत्र से अ लिया और चौथे सूत्र के आखिरी इत वर्ण च को ले लिया, दोनों को मिलाया तो बन गया अच। अब इस अच में कौन कौन से वर्ण आ गए? देखिए, अ, ई, उ, फिर री, री, फिर ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि संस्कृत के सारे स्वर। इसीलिए संस्कृत में स्वरों यानी वाउल्स को अच भी कहते हैं। ये कोई रैंडम नाम नहीं है, इसके पीछे पूरा फॉर्मूला, पूरा साइंस है। ठीक इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, हल। इसमें हमने 5वें सूत्र के हर से शुरू किया और बिल्कुल आखिरी यानी 14वें सूत्र के ल तक गए। अब इसके बीच में क्या आया? संस्कृत वर्णमाला के सारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। इसीलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। सोचिए कितनी आसानी से पूरी वर्णमाला बस 2 शब्दों में आ गई, अच और हल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़े बड़े ग्रुप ही बनाएं। हम छोटे छोटे स्पेसिफिक ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे कि अक। यहाँ हमने पहले सूत्र के अ से शुरू किया और दूसरे सूत्र के क पर ही रुक गए। तो इसमें कौन से वर्ण आए? सिर्फ मूल स्वर अ, ई, उ, री और लू। देखा कितना फ्लेक्सिबल और साइंटिफिक सिस्टम है। जैसी जरूरत वैसा ग्रुप बना लो, है ना कमाल की चीज?
तो अभी तक हमने व्याकरण का ब्लूप्रिंट यानी महेश्वरा सूत्रस को समझ लिया। अब चलिए इस ब्लूप्रिंट से पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, और वो है स्वर। संस्कृत में स्वरों को उनके उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन में लगने वाले टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। इस टाइम को कहते हैं मात्रा। आइए इस मात्रा के विज्ञान को समझते हैं। तो मेनली 2 टाइप हैं। पहला ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वाउल्स। इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। कितना? बस एक चुटकी बजाने जितना। टिक। ये 5 हैं अ, ई, उ, री, री। दूसरा है दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वाउल्स। इनको बोलने में ह्रस्व से डबल टाइम लगता है, यानी 2 मात्रा। चलिए इनके जोड़ों को बोलकर इस फर्क को महसूस करते हैं। मेरे साथ बोलिए अ, आ, ई, उ। आया अंतर समझ में? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक तीसरा प्रकार भी है, और उसे दिखाने के लिए हम ये 3 के अंक का इस्तेमाल करते हैं। कोई गैस? ये क्या हो सकता है? इसे कहते हैं प्लुत स्वर। इसे बोलने में 3 या उससे भी ज्यादा मात्रा का समय लगता है। अब इसका इस्तेमाल कब होता है? सोच के देखिए। जब आप किसी को दूर से आवाज लगाते हैं, या संगीत में किसी सुर को लंबा खींचते हैं, या फिर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब हम इस प्लुपा स्वर का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है ओम। यहाँ ओ के बाद जो 3 लिखा है उसका मतलब है कि ओ की ध्वनि को 3 मात्रा तक लंबा खींचना है। ओम। या जब आप किसी को पुकारते हैं, हे राम 3, तो रा के आ को लंबा किया जाता है। ये जो 3 का निशान है ना, ये बस एक सिग्नल है कि इस आवाज को थोड़ा स्ट्रेच करना है। कितना सिंपल और साफ सिस्टम है ना? तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज इस भाग में हमने क्या-क्या सीखा। ये रहा आज का सारांश। आज हमने 3 मुख्य बातें सीखी हैं। पहली, महेश्वरा सूत्रस व्याकरण का साइंटिफिक अल्फाबेट है और उसका सीक्रेट कोड है। दूसरी, प्रत्याहारास अक्षरों के ग्रुप बनाने के लिए शॉर्टकट्स हैं, जैसे अच मतलब सारे स्वर। और तीसरी, स्वर उनको बोलने में लगने वाले टाइम के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व यानी शॉर्ट, दीर्घ यानी लॉन्ग, और प्लूटा यानी प्रोलॉन्ग्ड। ये था डे 1 का दूसरा भाग। अब डे 2 के पार्ट 1 में हम इससे आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 1.5 और 1.6 को विस्तार से समझेंगे। वहाँ हम व्यंजनों के अलग अलग प्रकार और उनके उच्चारण स्थान, यानी हमारे मुंह के वो हिस्से जहाँ से अलग अलग साउंड्स निकलती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद। पुनः मिलामा।